जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूँ। शिक्षण विधियाँ रीट में भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल रीट की एग्जाम है, आधे प्रश्न है वो शिक्षण विधियों के ही आते हैं। मैं आपको आज कुछ प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनमें से ये चीज़ें बताऊंगा जो परीक्षा के काम की हैं। ये देखिए आप, सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मेरे पास एक पुस्तक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। ये पुस्तक देखिए आप, इसमें से मैंने कुछ है वो इसमें सेलेक्ट किए हैं। तो ये देखिए आप कि सीधा मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लें केवल। तो यहाँ मुख्य यानी रचना शिक्षण है, रचना शिक्षण है, उसमें लिखा है ये ऐसे कैसे प्रश्न भी आ सकते हैं। भावों एवं विचारों का प्रकाशन ही रचना है, और रचना के दो भेद होते हैं, मौखिक रचना व लिखित रचना। ये रचना पर हो गया, रचना पर और कोई ज्यादा आपको नहीं करना। फिर देखो रचना शिक्षण विधियां हैं, तो रचना शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि के बाद में दूसरी विधि है वो चित्र वर्णन विधि है, चित्र वर्णन विधि। फिर है उद्बोधन विधि, उद्बोधन विधि वो किसको कहते हैं, रचना के लिए प्रस्तुत विषय के संबंध में विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करना। फिर है प्रवचन विधि है, ये उद्बोधन विधि की विपरीत विधि है, प्रवचन विधि। फिर है रूपरेखा विधि, ये इसमें कोई भी निबंध आदि जो हैं उनकी रचना करने के लिए संकेत मात्र दिए हुए होते हैं, यह आउटलाइन मेथड है, एक रूपरेखा विधि। फिर स्वाध्याय अथवा मंत्रणा विधि, इसमें बालक स्वयं जो है वो विषय वस्तु को पढ़ते हैं और उसके बाद में रचना करना सीखते हैं। फिर ये देखिए आप अगला जो इसमें है वो वाचन शिक्षण के बारे में बताया है। तो वाचन शिक्षण है, उसमें ये देखिए आप कि वाचन शिक्षण है, इसके वाचन के दो प्रकार है, सहस्वर वाचन, सहस्वर वाचन है वो लिपिबद्ध भाषा को मुखरित करना ही सहस्वर वाचन है। उसके बाद में देखो सहस्वर के दो रूप हैं, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। ये इसमें अंडरलाइन कर रखी है मैंने, वैसे मैंने पढ़ा दिया है ऑफलाइन में, ऑनलाइन भी इसमें ये जो किताबें हैं वो काम में ली गई हैं, तो वहां भी आप देख सकते हैं, उपयोगी है। और ये देखिए आप सेकंड ग्रेड में भी पूरा है वो इसका योगदान है। तो सेकंड ग्रेड में भी जो शिक्षण विधियां हैं वो इन्हीं किताबों से और मैंने उसमें बनाया है, रिकॉर्ड किया है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, उससे पढ़ाया गया है। तो सहस्वर वाचन के दो रूप हैं, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। ऐसे कैसे दे रखे, ऐसे कैसे प्रश्न है वो कई बार उठा लेते हैं। तो और मौन पठन में शक्ति और श्रम की बचत होती है। गहन अध्ययन की दृष्टि से मौन पठन ही उत्तम पठन विधि है। मौन पठन में समय भी की पर्याप्त बचत होती है और पठन की सर्वोत्कृष्ट सफलता सहस्वर वाचन में नहीं बल्कि मौन पठन में है। ये मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं और सभी किताबों में से सुनाऊंगा मैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए। फिर इसके बारे में देखो जो नई शिक्षण विधियां हैं वो रीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किंडरगार्टन विधि है, इसके आविष्कारक हैं वो फ्रोवेल हैं, फ्रोवेल जर्मनी के थे। इसके बाद में देखो फ्रोवेल ने ये जो शिक्षण विधि दी वो 4 वर्ष से 8 वर्ष तक के बालकों के लिए दी। उसके बाद में है मांटेसरी है, इनका पूरा नाम है वो मेरिया मांटेसरी है, डॉक्टर मेरिया मांटेसरी। इनकी जो प्रणाली है वो शिशु शिक्षण प्रणाली है, इनकी प्रणाली को शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। उसके बाद में ये देखिए भाषा शिक्षण और प्रोजेक्ट प्रणाली, और मांटेसरी ने 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षण प्रणाली का आविष्कार किया। भाषा शिक्षण और प्रोजेक्ट प्रणाली है, उसका विचार दर्शन है वो तो जॉन ड्यूई का है, और इसका आविष्कार है वो किलपैट्रिक ने किया जो कि इनके शिष्य थे। फिर देखो डाल्टन योजना का पिछली बार पूछा भी था। तो ये 1913 में मिस हेलन पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि का आविष्कार पार्कहर्स्ट ने किया जो अमेरिका की थी, और इन्होंने 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक हैं उनके लिए इसका आविष्कार किया था। ठीक है, उसके बाद में फिर गांधी जी की बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षण प्रणाली, ये 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उन्होंने दी, जिस पर हस्तशिल्प और कोई भी उद्योग से जोड़ने पर बल दिया गया, अनुभवों पर अधिक बल दिया गया, और कार्य के साथ साथ पढ़ाई की बात इसमें की गई। ये एक किताब मैंने जिसमें से आपको कुछ बातें बताई हैं।
फिर ये देखो आप दूसरी किताब है हिंदी शिक्षण, ये भी देखिए आपको दिख रहा होगा, हिंदी शिक्षण बीएड में चलने वाली किताब है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने उनको निर्देश दिया था कि जो प्रश्न रीट में होंगे वो बीएड की किताबों से होंगे या एसटीसी की किताबों से होंगे या फिर कक्षा 6, 7, 8 L2 के लिए वो उसमें से प्रश्न होंगे। तो मैंने भी ये सिलेक्ट किया है कि हो सकता है कि इसमें से अगर एक भी प्रश्न आता है तो आपको फायदा होगा और प्रश्न आ सकता है। ये देखो आप, क्योंकि पेपर बनाने वाला है मेरे पास जो है ये कुल मिलाकर के 9 किताबें हैं शिक्षण विधियों की जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसका मिक्सअप रूप है ना वही हमारे पाठ्यक्रम में भी है, ऑफलाइन में भी यही पढ़ाया जाता है। तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां बहुत सारी शिक्षण विधियां जो हैं वो उसमें ऐसे भी यूट्यूब पर दी हुई हैं। रीट वाले हैं वो तो इसका ध्यान कर लें, 8x8 यानी 8 वीडियो हैं, 8 प्रश्न हैं, उनको आप जरूर परीक्षा से पहले सुनकर जाएं, प्रश्न आएंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं और पेपर से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल सामान्य पेपर आएगा, इन्हीं में से आएगा। तो आप ये वीडियो 1-2 बार है वो सुन लें, लिखने में अपना टाइम है वो आप ज्यादा वेस्ट नहीं करें अब, क्योंकि अब समय नहीं है। तो आप बहुत कुछ फायदा है वो इनसे उठा सकते हैं। तो ये देखिए आप, और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अभी जैसे महाशिवरात्रि है तो उस पर ऑफर भी दिया जा रहा है कल से, यानी 25 फरवरी से 28 फरवरी तक इसमें ऑफर रहेगा। तो उस पर टेस्ट सीरीज है, उसमें काफी छूट है, तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, किसी दूसरे को बता सकते हैं। इसमें फर्स्ट ग्रेड के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसका नाम राधिका टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड के लिए है वो मैथिली टेस्ट सीरीज है, और इस पर काफी छूट है, 30% का ऑफर है। तो ये आप फायदा उठा सकते हैं और इसमें आप काफी जो है वो अपने आप को इंप्रूव भी कर सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज नहीं बल्कि एक प्रकार से पूरा का पूरा रिवीजन है। फिर मेरे पास ये दूसरी किताब है, इसमें देखो गद्य शिक्षण। गद्य पाठ है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के इसमें बताए हैं, सूचनात्मक होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं और भावात्मक होते हैं। और फिर इसके बाद में गद्य शिक्षण है, उसमें यह भी ध्यान में रखना है कि उद्देश्य ध्यान में रखना है, उद्देश्य ध्यान में रखना है। तो यानी अपने जो शब्दावली है या शब्द ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए और वे गद्य शिक्षण है वो सबसे उपयुक्त माना गया है। यानी हम शब्दों का ज्ञान है वो अधिक से अधिक बढ़ा सकें या शब्द भंडार में वृद्धि करना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। फिर देखो कविता शिक्षण है, तो कविता पाठ के भी 3 प्रमुख अंग हैं, वाचन, व्याख्या और भाव विश्लेषण। इसमें भाव विश्लेषण ध्यान में रखना है, तो इसके भी 3 अंग हैं। ऊपरी प्रश्न आते हैं रीट में, ये आप ध्यान में रखें। और फिर देखो कविता शिक्षण की 7 प्रणालियां मानी गई हैं। एक तो गीत विधि है, और दूसरा अभिनय विधि है, शब्दार्थ कथन विधि है, खंडान्वयन विधि है। खंडान्वयन विधि का मतलब होता है कि जैसे कविता है उसको, लंबी कविता है उसको खंडों में बांट करके फिर पढ़ाना, लेकिन ये कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गद्य शिक्षण के लिए ही उपयुक्त है। व्याख्या प्रणाली है, व्यास प्रणाली है, तुलना प्रणाली है। व्यास प्रणाली में विस्तार रूप से बताया जाता है, तो व्यास प्रणाली है वो कविता शिक्षण की प्रमुख विधि मानी जाती है। यानी व्यास का मतलब होता है कथावाचक की तरह उसको पढ़ाना। और तुलना प्रणाली है ही। फिर देखो समीक्षा प्रणाली, तो समीक्षा प्रणाली है ये व्याख्या का उच्चतम रूप माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और व्याख्या के 3 रूप होते हैं। फिर अगला देखो, इसमें अगली जो बात इसमें बताई गई है वो है व्याकरण शिक्षण। तो व्याकरण में आपको एक ध्यान रखना है, व्याकरण भाषा ज्ञान का साधन है, साध्य नहीं है। साधन ही है वो, साध्य नहीं है। फिर इसमें देखिए आप आगमन विधि और निगमन विधि प्रमुख होते हैं। फिर ये जो पाठ्य पुस्तक विधि है इसको सुग्गा प्रणाली कहते हैं। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। पाठ्य पुस्तक विधि L1 वाले ध्यान करें, उसको सुग्गा प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इसमें रटने पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है। समवाय प्रणाली है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। भाषा संसर्ग विधि है, यह एक सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अगर यह जाए व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है तो यह व्यावहारिक के पक्ष पर अधिक बल देता है, भाषा संसर्ग विधि, और सैद्धांतिक पक्ष है उसकी ये उपेक्षा करता है, अलग से व्याकरण पढ़ाने पर कोई जोर नहीं देता। तो भाषा संसर्ग विधि है ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है।
तो ये मैंने आपको इसमें बताया, ये देखो हिंदी शिक्षण। और इसके बाद में थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपको भी परीक्षा में अभी टाइम नहीं है। ये मेरे पास एक और है, हिंदी भाषा शिक्षण, ये किताब देखिए आप। और इसमें मैंने एक ही टॉपिक लिया है और वो टॉपिक है निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें शैक्षणिक निदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षणों के आधार पर बालक बालिकाओं की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और फिर देखो इसमें यह है कि इसके कई साधन, निरीक्षण, साक्षात्कार, संचित अभिलेख, ये शैक्षणिक निदान है उसके साधन माने गए हैं, इसके ये साधन है। और उपचारात्मक शिक्षण है, उसमें अनुवर्ग शिक्षण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षण विधियों में सुधार, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग, सरल भाषा का प्रयोग, ये सब जो है वो इसमें दिए हुए हैं। ये उपचारात्मक शिक्षण और उसकी बात हो गई। फिर ये देखो आप हिंदी शिक्षण, सुनीता गौड़ और कृष्णचंद्र गौड़, ये देखो आप। इसमें भी मैंने एक ही टॉपिक लिया है क्योंकि मेरे पास तो टाइम है लेकिन आपको देखने के लिए टाइम शायद नहीं है। तो आप और एक आप कमेंट बहुत कम करते हैं, तो कमेंट है वो जरूर करें। और इसमें कोई वो कुछ नहीं, आप कोई सुझाव भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आपको जिस बात की नीड है वो भी आप उसमें है, तो अपने 1-2 दिन पढ़े हैं उसमें मैं आपको बता सकता हूं। इसमें देखो नाटक शिक्षण की विधि है, तो इसमें व्याख्या विधि है, ये अच्छी नहीं मानी गई है। व्याख्या विधि में शिक्षक है वो स्वयं ही नाटक पढ़ लेता है और गद्य की तरह उसकी व्याख्या करके बता देता है। प्रयोग विधि है, ये रंगमंच पर खेला जाता है। प्रयोग विधि रंगमंच, तो रंगमंच वाला है वो है तो अच्छा, लेकिन ये कक्षा कक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर दूसरा है कक्षा अभिनय विधि, ये उपयुक्त है। कक्षा अभिनय विधि है, इसमें शिक्षक के निर्देशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग पार्ट दे दिया जाता है अभिनय का, यानी वो पात्र बनते हैं और उनके निर्देशन में वो पढ़ते हैं। आदर्श नाट्य प्रणाली में शिक्षक स्वयं ही सभी पात्रों का रोल करते हुए या उनकी भूमिका करते हुए शिक्षण करवाता है। यह आदर्श नाट्य प्रणाली है। तो आदर्श नाट्य प्रणाली इसलिए उपयुक्त नहीं है कि इसमें केवल शिक्षक ही भाग लेता है, छात्र भाग नहीं लेते। फिर सबसे उपयुक्त है वो संयुक्त विधि को माना गया है, क्योंकि संयुक्त विधि में ये सब प्रकार की विधियां हैं, उसको इस पर यह विधि आदर्श नाट्य प्रणाली तथा कक्षा अभिनय प्रणाली का मिश्रित रूप है। आदर्श नाट्य प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली का मिश्रित रूप, जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये इसमें नाटक शिक्षण के बारे में था। फिर अगला देखिए, अगली किताब मेरे पास है यही हिंदी शिक्षण। ये देखो टीचिंग मेथड्स, हिंदी शिक्षण, हिंदी टीचिंग। इसमें आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की एक किताब है जिसमें देखो कविता शिक्षण है, उसमें बताया कि संगीतात्मकता होनी चाहिए, कविता में भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। और जो कविता शिक्षण है उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो सौंदर्यानुभूति परक तत्व है, ये इसका प्रमुख जो है वो माना जाता है। फिर है हिंदी शिक्षण, ये देखो ये थोड़ी फटी हुई है हिंदी शिक्षण। तो इसमें देखो भाषा एवं साहित्य शिक्षण, तो इसमें लेखन कौशल के बारे में शिक्षण विधियां हैं वो बताई गई हैं। तो लेखन कौशल में अक्षर के रूप की यानी अनुकरण विधि होती है, स्वतंत्र अनुकरण विधि भी इसमें होती है। मांटेसरी शिक्षण विधि इसमें है जिसमें गत्ते या प्लास्टिक के अक्षरों पर उंगली फिरा करके लिखना सिखाया जाता है। और जैकोटोट शिक्षण विधि है, इसमें एक वाक्य दिया जाता है फिर उसको लिखवाया जाता है और बालक स्वयं ही है वो त्रुटि का सुधार करता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जैकोटोट लेखन शिक्षण विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है वो वाक्य विधि को ही कहते हैं, यानी पूर्ण वाक्य बोलना और वो उसमें सिखाया जाए वो इसमें आएगा। और फिर देखो पेस्टालॉजी विधि है, इसमें अक्षरों को टुकड़ों में विभाजित करके लिखना सिखाया जाता है। ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है पेस्टालॉजी विधि, लेकिन ये लेखन शिक्षण से संबंधित है। इसके बाद में एक किताब मेरे पास और भी है, हिंदी भाषा शिक्षण। ये देखो आप, ये किताब है गंगाराम शर्मा, सुधीर कुमार भारद्वाज, इनकी किताब है ये। इसमें से भी मैंने एक टॉपिक लिया है और वो देखिए आप हिंदी में मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की बात इसमें बताई गई है और मूल्यांकन में देखिए मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा शिक्षा की समस्त स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है, ये इसमें बताया है। और मूल्यांकन में ये 3 चीजें इसमें बताई, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन और शिक्षण उद्देश्य। ये मूल्यांकन में 3 बातें हैं। ये मूल्यांकन का त्रिकोण है, अगर आपको दिख रहा है तो मूल्यांकन त्रिकोण ये है।
मूल्यांकन त्रिकोण में 3 बातें, व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण उद्देश्य और सीखने से उत्पन्न अनुभव, ये तीनों चीजें हैं वो इसमें शामिल होंगी हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन में। फिर ये देखो मूल्यांकन की जो इन्होंने दो विधि मानी है, परीक्षा और पर्यवेक्षण। परीक्षा है वो 3 प्रकार की मानी है इन्होंने, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। ये 3 प्रकार की परीक्षाएं 8वीं कक्षा तक होती हैं। और फिर इन्होंने लिखित परीक्षा है इसके 3 रूप माने, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो निबंधात्मक परीक्षा है और लघुत्तरात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, जिनके अलग अलग आपको पहले बताए हुए प्रश्नों के माध्यम से। दूसरी है वस्तुनिष्ठ परीक्षा निर्माण में सर्वप्रथम उद्देश्य निर्धारित होता है। इनमें सबसे पहले उद्देश्य है वो निर्धारित किया जाता है। तो और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, पुनः स्मरण यानी रिकॉल टेस्ट होता है और एक रिकॉग्निशन टेस्ट होता है, पहचान परीक्षण। पुनः स्मरण है, इसमें हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार के प्रश्न विशेष रूप से होते हैं, एक तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। और पहचान वाले हैं वो सत्य असत्य, बहुविकल्प, युगलीकरण, मिलान प्रश्न, वर्गीकृत परीक्षण, ये सारे जो हैं वो इसमें आएंगे, ये पहचान वाले में आएंगे। फिर देखो एक किताब मेरे पास हो रही है, ये लास्ट में आपको बता रहा हूं, रमन बिहारी लाल की है हिंदी शिक्षण। ये देखिए आप हिंदी शिक्षण है, इसमें भी बहुत काम की चीजें आप देख सकते हैं। और अनुवाद शिक्षण की 3 प्रणालियां इन्होंने बताई हैं, पुस्तक प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली और दुभाषा प्रणाली, ये सारी हैं। एक हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में मातृवत शिक्षण होता है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मातृभाषावत शिक्षण होता है, उसकी तरह से होता है, बीच में कोई भी मीडियम भाषा नहीं होती। और जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें बीच में एक भाषा होती है, मातृभाषा है, उसमें अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। ये अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये 2 विधि हैं वो भी आप याद रखें, प्रत्यक्ष विधि और एक अनुवाद विधि। तो इसमें अनुवाद विधि है वो थोड़ी पुरानी विधि है और प्रत्यक्ष विधि है, इसमें हम हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण करवाने के लिए प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सैनिक विधि, ये कुछ मानी जाती है। बाइलिंगुअल मेथड भी, द्विभाषा पद्धति, ये सब इसमें है। तो ये शिक्षण विधियों के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, कुछ न कुछ आपको फायदा ही होगा। तो ये वीडियो आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, आपको हिंदी में फायदा ही है। तो और रीट की एग्जाम में वो अच्छी तरह से देखें ना, रीट की एग्जाम हम कैसे देंगे, उसको कैसे ब्लैक कैसे करेंगे, क्या करना है, ये आपको अभी कल मैं और बताऊंगा। तो वो वीडियो भी आपको कुछ मदद है वो कर सकता है। तो अपने इष्ट देव पर विश्वास करें और जो भी पढ़ाया है उसको बार बार रिवाइज करें और परीक्षा की तैयारी करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और परीक्षा दे करके पात्र हों और उसके बाद में मेंस एग्जाम में आप तैयारी में जुट जाएं। थैंक यू वेरी मच।